मैं पहले कंपाउंड से स्टार्ट कर रहा हूँ। डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर तुम्हारे पास एक तो बेसिक प्रॉपर्टीज है, एंड तुम्हारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज के साथ साथ तुम्हारे पास कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड्स में दो मेनली तुम्हारे पास सिलेबस में, दैट इज द K2Cr2O7, मतलब क्रोमियम का एक क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, और एक तुम्हारे पास है KMnO4। तो पहले मैं कंपाउंड से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद वी विल सी द बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले तुमने एक क्रोमेट का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द क्रोमेट और द फेरोक्रोम्स। ये सुना है ना? ये भी अपन ने देखा था उसके अंदर मेटलर्जी में। यस, क्रोमाइट और एंड फेरोक्रोम, जिसके अंदर क्या होती है तुम्हारे पास ये, जिसके अंदर इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, याद है? तो ये वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसके लिए क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो अभी तुम्हारे पास क्या है? Fe+2 में है, क्रोमियम +3 में है। ये +2 और ये +3। अपन क्या कर रहे हैं? इसको अपन ऐड कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाई कार्बोनेट में एयर की प्रेजेंस में। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, देखो। सबसे पहले FeO एंड FeCrO4 है। इसको कैसे भी लिख सकते हो, मतलब लोग इसको FeCrO4 भी लिखते हैं, लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं FeCrO4, और या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं FeO.Cr2O3। एक्चुअल में इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है वो, FeO.Cr2O3। तो क्रोमियम +2 में है, सॉरी क्रोमियम +3 में, Fe किस में है? +2 में। तो अब O2 होगा। O2 क्या करेगा? क्रोमियम को, सॉरी Fe को करेगा ऑक्सीडाइज। Fe को करेगा ऑक्सीडाइज, क्या बनाएगा? Fe2O3। वो क्रोमियम को भी क्या करेगा? वो क्रोमियम को तुम्हारे पास करेगा ऑक्सीडाइज, और क्रोमियम तुम्हारे पास दो ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। अगर वो +3 से है तो +6 में जाएगा, +6 में है तो वो +3 में आएगा। दैट्स इट। तो इसने क्रोमियम का +3, ये यहाँ से किसमें? +2 से चला गया +3 में, ये +3 से चला गया +6 में। ये तुम्हारे पास होता है बेसिक ऑक्साइड, ये तुम्हारे पास है एसिडिक ऑक्साइड। तुमने NaOH डाल के रखा है, क्या बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। कौन? एसिडिक ऑक्साइड। क्या रिएक्शन बताया कि जब भी एसिडिक ऑक्साइड दिखे वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ, जब भी एसिडिक ऑक्साइड दिखे वाटर के साथ रिएक्शन कराओ। जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तुम्हारे पास क्या होगा? तुम्हारे पास बनेगा एक तो H2CrO4। सिंपल एडिशन रिएक्शन कर लिया है। अब इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवा लो। NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? इसको ब्रेक करो। कैसे ब्रेक होगा? ये Na+OH-, ये कैसे ब्रेक होगा? CrO4 2- एंड H+, क्या बन जाएगा? Na2CrO4। Na2CrO4। और मैंने तुमको एक चीज पहले भी बताई थी, अगर तुम्हारे पास मीडियम, अगर तुम्हारे पास मीडियम कैसा है? मीडियम बेसिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर तुम्हारे पास मीडियम एसिडिक होता, मीडियम कैसा है यहाँ पर? मीडियम है यहाँ पर बेसिक। ये क्या कर रहा है? NaOH बेसिक मीडियम। तो बेसिक अगर मीडियम है तो डाइक्रोमेट नहीं बन के क्रोमेट बनेगा। यस, याद है? तो इसका मतलब ये अपन ने बना लिया। तो बना क्या क्या? Fe2O3 बना, यस। Na2CO3, Na2CrO4 बना, यस। एक तो क्या बन जाएगा अपने पास? Na2CrO4 बन जाएगा, प्लस Fe2O3 का एक PPT बन जाएगा। अच्छा, तो ये सब कुछ हो गया। प्लस क्या हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा है क्या? नहीं। तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा तो बीच में H2 और H2 तो बनेगा ही। तो ये फाइनली हो जाएगा। क्या इसको मैं फिल्ट्रेट, ये वाटर में डिजोल्व होता है। ऑल सोडियम सॉल्ट आर वाटर सॉल्युबल। ये क्या है? वाटर सॉल्युबल है। सोडियम के सारे सॉल्ट सॉल्युबल है एक्सेप्ट सोडियम का बाइकार्बोनेट। और ये क्या है? ये इनसॉल्युबल है। क्या इसको फिल्ट्रेट कर सकते हैं क्या? क्या इसको फिल्ट्रेट करके अलग कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। तो फिल्ट्रेट करके, अब क्या सबको ये समझ में आता है कि अगर तुमने NaOH डाला तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। NaOH डाला तब तो तुमको हाइड्रोजन का ऑक्साइड मिलेगा,
और जैसे ही तुमने Na2CO3 डालोगे तो सेम रिएक्शन होगा, बट यहाँ पे कार्बन का ऑक्साइड मिलेगा, सिंपल। बाकी पूरी रिएक्शन सेम। उसके बाद इसको वाटर में डिजोल्व करो, फिल्ट्रेट कर लो। जैसे ही फिल्टर करोगे तुमको सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्रोमेट इज कंप्लीटली डिजोल्व एंड व्हाइल फेरिल ऑक्साइड इज द लेफ्ट बिहाइंड। उसका पीपीटी है वो हट जाएगा, फिल्ट्रेट करके सेपरेट आउट कर सकते हो। जैसे ही सेपरेट आउट करोगे अपने को Na2CrO4 मिल गया। यस बोलो। अपने को क्या है, अपने पास है CrO4 2-, अपने पास क्या है CrO4 2-। अपने को चाहिए क्या, Na2Cr2O7 चाहिए। तो क्या करें, मीडियम को एसिडिक कर लें तो काम हो जाएगा क्या? अगर मीडियम को एसिडिक कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा, यस और नो? हो जाएगा, कर लो। तो CrO4 2-, अगर कभी भी pH लेस देन 7 है, तो pH लेस देन 7 है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Cr2O7 2- में, जो कि किस में है, +6 में है। ये भी किस में था, +6 में था। तो अगर मीडियम एसिडिक है तो डाइक्रोमेट बनेगा, और अगर तुम्हारे पास मीडियम बेसिक है तो क्रोमेट बनेगा। तो डाइक्रोमेट कब, सॉरी, डाइक्रोमेट कब बनेगा, जब मीडियम तुम्हारे पास क्या हो, D एसिडिक। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। उसको एसिडिफाइड कर दो, जैसे ही एसिडिफाइड करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। डन ये वाला रिएक्शन सबको। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ से अपने को मिल जाएगा Na2Cr2O7। पर अपने को तो K2Cr2O7 चाहिए, अपने को तो K2Cr2O7 चाहिए। यस, तो अपन क्या करेंगे अपने को तो K2Cr2O7 चाहिए, तो अपन डायरेक्टली क्या कर लेंगे, इसके बाद अब KCl के साथ रिएक्शन करवा लो। ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है। सॉल्ट प्लस सॉल्ट का डबल डिस्प्लेसमेंट करवा लो। एक तो मिल जाएगा K2Cr2O7, एक मिल जाएगा NaCl। K2Cr2O7 और एक तुम्हारे पास ऑब्टेन हो जाएगा NaCl। तो तुमको यहाँ से रेड कलर का, ऑरेंज रेड कलर के क्रिस्टल मिल जाएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के। उसको सेपरेट आउट करके तुम कूलिंग कर लो, खत्म। सर आपने पहले Na2Cr2O7 बनाया, उसके बाद आपने K2Cr2O7 बनाया। एक काम ये भी तो कर सकता था मैं, कि मैंने डायरेक्टली ही KOH ले लिया होता। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली ही KOH ले लेता तो मेरे को K2CrO4 मिल जाता, और जैसे ही K2CrO4 मिलता उसके बाद मेरे को K2Cr2O7 मिल जाता। यस, ये भी तो कर सकता था। यहाँ पर भी K2CO3 ले लेते, K2CO3 ले लेते, यहाँ पे K2CrO4 मिल जाता। ये भी कर सकते थे, बट क्यों नहीं कर रहे हैं इसका रीजन, मतलब ये भी चीज चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अगर लेट से FeO, मतलब यहाँ पर Fe किस में है, सेम रिएक्शन, Fe+2 में है, ये +3 में है, तुमने लिया क्या है इस बार, तुमने लिया है K2CO3। तो सेम रिएक्शन होगा, सेम रिएक्शन के बाद यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर एक तो तुम्हारे पास बन जाएगा K2CrO4 प्लस एक तुम्हारे पास ऑप्टेन हो जाएगा Fe2O3। इनको सेपरेट आउट कर लो, प्लस H2 प्लस H। ये क्या हो गया, एक मिनट। प्लस H2O कर सकते हो, यस, खत्म। तो यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पास क्रोमेट है, क्रोमेट को डाई क्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, तुम मीडियम को एसिडिक ले लो तो वो डाई क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे +6 था, +6 से कहाँ जा रहा है, +6 में जा रहा है। तो अगर मीडियम एसिडिक होगा तो डाई क्रोमेट बनेगा, मीडियम अगर बेसिक होगा तो क्रोमेट बन जाएगा।
बट ये प्रेफर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि Na2Cr2O7 है, इट इज मोर सॉल्युबल, Na2Cr2O7 है जो इट इज मोर सॉल्युबल देन K2Cr2O7, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। अगर ये ज्यादा सॉल्युबल है तो इसको सेपरेट आउट करना ज्यादा कन्वीनियंट होगा। यस, इसको बाकी से सेपरेट आउट करना ज्यादा कन्वीनियंट है, इसीलिए अपन Na2Cr2O7 प्रेफर कर रहे हैं। पहले Na2Cr2O7 बना रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा सॉल्युबल है, तुमको ज्यादा डाइक्रोमेट आयंस मिलेंगे, उसके बाद तुम K2Cr2O7। क्लियर? चलो, अब एक और चीज सुनो। तुमने एक चीज देखा होगा वॉल्यूमेट्रिक में, तुम K2Cr2O7 यूज करते हो एज ए, जो भी टाइट्रेशन, टाइट्रेशन में जब भी तुम यूज करते हो टाइट्रेंट का, तो तुम K2Cr2O7 यूज करते हो। यस, KMnO4 यूज करते हैं और K2Cr2O7 करते हैं, Na2Cr2O7 क्यों नहीं करते? क्योंकि यार अपन वो इसलिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर वो स्टेटमेंट भी लिख के रखा है, K2Cr2O7 is used as a primary standard in volumetric or Na2Cr2O7। देखो अपन क्या चाहिए, अपने को चाहिए कि जो भी तुम्हारा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखो टाइट्रेशन का सिंपल फंडा क्या है, जो भी तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हो वो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करना चाहिए। दिस इज द बेसिक फंडा। कभी भी लेट से तुमको सॉल्यूशन में Fe+2 के आयंस हैं, Fe+2 क्या होगा, वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, बाकी सबको रिड्यूस करेगा, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास Fe+2 है, वो खुद ऑक्सीडाइज होगा +3 में, तो खुद अगर ऑक्सीडाइज होगा तो बाकी सबको क्या करेगा, रिड्यूस, तो वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और वही अगर मैं K2Cr2O7 की बात करूँ तो K2Cr2O7 क्या है, खुद रिड्यूस होगा, बाकी सबको करेगा ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब भी तुम किसी का टाइट्रेशन करते हो तो उसमें क्या करते हैं कि लेट्स से K2Cr2O7 से किसी का टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो अपना मेन पर्पज है K2Cr2O7 सिर्फ Fe+2 के साथ ही रिएक्ट करना चाहिए, तभी तुम इक्विवेलेंस पॉइंट पे उन दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल कर पाओगे। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुम कभी भी टाइट्रेशन कर रहे हो तो तुम्हारा ये मेन पर्पज है, जो भी तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ही रिएक्ट करना चाहिए, तभी तुम क्या कर पाओगे, इक्विवेलेंस पॉइंट पे इक्विवेलेंट को इक्वल कर पाओगे, और जो भी अननोन क्वांटिटी है उसको फाइंड आउट कर सकते हो। बट एक्चुअल में क्या होता है, जो Na2Cr2O7 होता है, इट इज द हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। ये क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो रदर देन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ साथ ये वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, इसीलिए अपन यहाँ पर Na2Cr2O7 को यूज नहीं करते। ये यहाँ पे लिखा है पूरा, बिकॉज Na2Cr2O7 इज द हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, और ये बना लेता है Na2Cr2O7.2H2O, इसीलिए वी विल अवॉइड Na2Cr2O7। क्लियर? तो ये उसका प्रिपरेशन हो गया। मैं इसका रीजनिंग भी बताऊंगा, मैं जो तुम्हारा ये वाला रिएक्शन है ना, कैसेडिक मीडियम में ये स्टेबल क्यों है, बेसिक में ये स्टेबल क्यों है, इसका रीजनिंग भी अभी तुमको बताना है। या पहले वही देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। देखो, ये यहाँ पर है प्रॉपर्टीज में, उसमें देखो तुम क्या कर रहे हो, ये इक्विलिब्रियम पे होता है कहाँ पर, pH = 4 में। तुम्हारे पास होता क्या है, तुम्हारे पास ये जो डाइक्रोमेट है, इसका एनायनिक, तुम्हारे पास ये डाइक्रोमेट वाटर के साथ रिएक्शन करके क्रोमेट बनाएगा और H+ बनाएगा। तो अगर तुमने मीडियम को एसिडिक कर दिया, तो अगर तुम्हारा मीडियम क्या है, एसिडिक, तो अगर मीडियम एसिडिक होगा तो तुम क्या कर रहे हो, तुम H+ की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो। अगर H+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? सॉरी, रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। और अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो क्या बनेगा, डाइक्रोमेट बनेगा। और वही अगर तुमने एल्कली ऐड कर दिया यहाँ पर, वही तुमने सेम यहाँ पर अगर एल्कली ऐड कर दिया ना, तो फिर क्या होगा, एल्कली ऐड करोगे तो वो क्या करेगा, OH- तुमने ऐड किया है तो H+ को कंज्यूम करेगा, H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। अगर H+ की कंसंट्रेशन कम होगी तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड।
रिएक्शन कहाँ जाएगा तुम्हारे पास, फॉरवर्ड जाएगा। यस, खत्म। तो वही ऊपर वही रिएक्शन लिख के रखा, देखो ये था, ये क्रोमेट, एसिडिक मीडियम, डाइक्रोमेट, क्रोमेट, एसिडिक मीडियम, डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, एसिडिक मीडियम, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, एसिडिक मीडियम, क्रोमेट। क्लियर? चलो। तो ये हो गया। तो ये मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी तुमको पहले बता दी। डाइक्रोमेट ऑरेंज रेड कलर का होता है, डाइक्रोमेट जो है वो ऑरेंज रेड कलर का होता है, और जो क्रोमेट होता है वो येलो कलर का होता है। कलर वाले पूछ लेते हैं यार ये, तो ये चीज पता होनी चाहिए तुमको। सॉल्युबिलिटी, हाँ मतलब उतना ज्यादा सॉल्युबल भी नहीं है, मॉडरेट सॉल्युबल है, बट रेडली सॉल्युबल है कि इसमें हॉट वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। तुमने ये रिएक्शन पी ब्लॉक में देखा होगा, अगर तुमने कभी भी K2Cr2O7 को हीट किया है तो ये तुम्हारे पास मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जेई के अंदर बहुत फेवरेट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो K2Cr2O7 होगा, Cr2O3 मिलेगा जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। यहाँ पर क्रोमियम किस में है, +3 में, O2 किस में है, 0 में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी मिलता है, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड मिलेगा और ये ग्रीन कलर का होता है। और +O2। तुमने क्रैकर्स देखे हैं ना, क्रैकर्स, तो क्रैकर्स में K2Cr2O7 भी डालते हैं। तो जैसे उसको हीट करते हो ना, तुमको ग्रीन कलर जो दिखता है वो इसकी प्रेजेंस के कारण दिखता है, क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। ठीक है, तो वो चीज भी ध्यान रखना। चलो, प्लस और क्या मिलेगा तुमको, यहाँ पे मिलेगा O2, ये ग्रीन कलर का है और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो अगर तुमने कभी भी कुछ भी ऐड करो यार, इसके अंदर एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तुम अगर एसिड ऐड करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग रिएक्ट करेगा। लेट से तुम एक काम करो, तुम इसके अंदर H2CrO4 ऐड कर दो, H2SO4 ऐड कर दो, तो अगर ये एसिड है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चे लोग बताओ, ये तो बेस की तरह एक्ट करेगा। तो +3 का बेस क्या ये बनेगा क्या, CrOH होल थ्राइस। यस, और तुमने H2SO4 डाल दिया, तो जैसे ही H2SO4 डालोगे तो क्या होगा, ये है क्रोमियम +3 में, ये है OH माइनस में, ये है SO4 2 माइनस में, और ये है H प्लस में। तो यहाँ से बनेगा Cr2, यहाँ से ऑब्टेन होगा Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O। और पोटेशियम क्रोमेट जो है, उसमें अगर एसिडिक मीडियम तुमने डाला, तो जैसे ही पोटेशियम एसिडिक मीडियम डालोगे तुम्हारे पास बनेगा K2Cr2O7। डन। तो ये वाला रिएक्शन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारा। हीटिंग वाला भी इंपॉर्टेंट है, एक्शन ऑफ एल्कली वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट जनरली अपन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो है वो सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ते हैं, बट वो उतना अपने सिलेबस में है नहीं, इसीलिए इसका भी ट्रिक है, बट याद करने का नीड नहीं है, इसे तुम डायरेक्टली याद रख, मतलब इसको डायरेक्टली रिमेम्बर कर लेंगे अपन। ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है बट अपने सिलेबस में नहीं है, मतलब सॉल्ट एनालिसिस में है, तो इसीलिए अपन उसका डेप्थ में नहीं देखेंगे। तो ये तुम्हारा K2Cr2O7 है, NaCl है, H2SO4 है। जैसे ही रिएक्शन कराओगे तुम्हारे पास ये मिलेगा, CrO2Cl2 मिलेगा। क्या मिल रहा है यहाँ से तुमको, मिल रहा है CrO2Cl2। उसका कलर क्या है तुम्हारे पास, ऑरेंज रेड, या फिर रेड डीप वेपर्स मिलेगी।
इसका यूज करते हैं, क्रोमैटिक टेस्ट जो यूज होता है वो होता है कैटायन के आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायन। तो CrO2 Cl2 मिला जहां पर क्रोमियम किस में है, जहां पर क्रोमियम है +6 में। तो अगर क्रोमियम +6 में है तो उसके अंदर तुम क्या कर दो, उसको मीडियम बेसिक कर दो। जैसे ही मीडियम बेसिक करोगे तुमको क्या मिलेगा, तुमको मीडियम बेसिक किया है, मीडियम अगर बेसिक करोगे तो तुमको मिलेगा क्या, क्रोमेट। और ये क्रोमेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटायंस के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट पीपीटी देता है। अगर पीबी है तो PbCrO4 के साथ येलो कलर का पीपीटी, अगर ब्रिक Ag है तो उसके साथ ब्रिक रेड कलर का पीपीटी। तो ये सॉल्ट एनालिसिस का रिएक्शन है जो कि मेंस के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी तुमको ये आइडिया होना चाहिए। क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो अब आ रहा है H2O2 के साथ। ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़ने से पहले यहाँ पे आते हैं। तुम क्या कर रहे हो, ध्यान से सुनना, दोनों काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। तो K2Cr2O7 का तुमने एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाया H2O2 के साथ, और वाटर है यहाँ पर। एक बार वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, एक बार इथरनल सॉल्वेंट के साथ करवाएंगे। एक बार वाटर के साथ और एक बार इथरनल सॉल्वेंट के साथ। तो वाटर के साथ सबसे पहले ये वाला रिएक्शन करवाओ। K2Cr2O7 सॉल्ट है, H2SO4 एसिड है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट करवा सकते हैं क्या, क्या डबल डिस्प्लेसमेंट करवा सकते हैं। एक तो मिलेगा H2Cr2O7, एक तुम्हारे पास मिल जाएगा K2SO4। H2Cr2O7 तुमने हीट वीट भी करके रखा है, ठीक है, मतलब सफिशियंट हीटिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम्हारा इसके बाद क्या हो रहा है तुम्हारे पास यहाँ पे H2Cr2O7 बना, H2Cr2O7 हीट होने पे क्या देगा, क्या सबको एक चीज, ये वाटर को बाहर निकाल दो। एसिड है, हीट करने पे वाटर बाहर मिलेगा, उसका ऑक्साइड मिलेगा। ऑक्साइड कौन सा मिलेगा वाटर को बाहर निकालने के बाद, बताओ। वाटर को बाहर निकलने के बाद ऑक्साइड कौन सा ऑब्टेन होगा। क्या मिल जाएगा, Cr2O6 मिलेगा जिसको मैं CrO3 लिख सकता हूँ। यस, Cr2O6 मिलेगा जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज द 2 टाइम्स ऑफ CrO3। और जैसे ही CrO3 मिला, देखो H2O2 क्या होता है, यहाँ पर क्रोमियम पहले से +6 में बैठा है। H2O2 है तुम्हारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर क्रोमियम तुम्हारे पास पहले, वो क्रोमियम को रिड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। H2O2 जो है वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग, उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है कि वो क्रोमियम को रिड्यूस कर सके। तो वो जनरली क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। बट क्रोमियम पहले से +6 में बैठा है, तो क्या क्रोमियम को ऑक्सीडाइज कर सकता है क्या, क्या वो यहाँ पे क्रोमियम को ऑक्सीडाइज कर सकता है ना। तो करेगा किसका, बचा कौन, ऑक्सीजन, -2 में। -2 से क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, कहाँ भेजेगा, -1 में भेजेगा। कहाँ भेजेगा, -1 में। और एक तुम्हारे पास बन जाएगा CrO5। क्या CrO5 पहले भी देखा है क्या तुमने कहीं पर, केमिकल बॉन्डिंग में इसका स्ट्रक्चर देखा है क्या, केमिकल बॉन्डिंग या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, कहीं पे तो देखा होगा ये। दिस इज अ बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। यस, क्रोमियम O O O O and O, -2 +2, -1 +1, -1 +1, -1 +1, -1 +1। यस, +6। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6 है। कितने परऑक्सी लिंकेज है, हियर वी हैव, हियर वी हैव 2 परऑक्सी लिंकेज। यस, अब तुमने CrO5 को हीट कर लो। वाटर में CrO5 उतना स्टेबल नहीं होता है, CrO5 वाटर में उतना स्टेबल नहीं होता है। जैसे ही हल्का सा हीटिंग होगा CrO5 ब्रेक होके दे देगा Cr2O3।
प्लस O2। और तुम्हारे पास सॉल्यूशन में क्या है, H2SO4। H2SO4 क्या है, एसिड है। अगर H2SO4 एसिड है और Cr2O3 क्या एम्फोटेरिक है, तो अगेन फिर से रिएक्शन करेंगे। पहले ये करेगा वाटर के साथ रिएक्शन, जो अभी अपन ऊपर करवाया था सेम रिएक्शन। पहले वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ये बनाएगा बेस। वाटर के साथ रिएक्शन करके ये ऑब्टेन करेगा बेस। जैसे ही बेस बना, अब एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। ये सेम रिएक्शन अभी अपन ऊपर देखा है, यस। एम्फोटेरिक ऑक्साइड अब जो ग्रीन कलर का मिला था ना, उसका रिएक्शन करवाया था मैंने इसके साथ। उसके साथ अगेन SO4 2 minus and H plus, they both will react and they will form Cr2SO4 whole thrice। सबसे पहले क्या हुआ, फिर से रिपीट कर देता हूँ, K2Cr2O7 H2SO4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद H2Cr2O7 है, उसने CrO3 बनाया। CrO3 H2O2 है, H2O2 क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज करेगा, बट क्रोमियम को कर नहीं सकता तो ऑक्सीजन को करेगा। जैसे ऑक्सीजन को करा, CrO5 बना। CrO5 में ये वाला स्ट्रक्चर है उसका, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। इट इज द बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। तो जैसे ही बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बना, CrO5 उसको हीट कर लो। जैसे ही हीट करोगे Cr2O3 मिलेगा और O2 मिलेगा। Cr2O3 क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन कराओ बेस बनेगा। H2SO4 पहले से प्रेजेंट है तो वो एसिड की तरह एक्ट करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा और ये बन जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट में होगा ये। एक तो ये मिलेगा, बीच में O2 भी मिल रहा है, देखो बीच में O2 भी मिलेगा, और एक K2SO4 है, और वाटर वाटर तो पहले से प्रेजेंट है। तो फाइनली क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा Cr2SO4 होल थ्राइस, प्लस मिल जाएगा K2SO4, प्लस एक मिल जाएगा H2O और एक O2। इसका रिएक्शन आई डोंट नो कि तुमको पता है नहीं बताया, बट इसका रिएक्शन O2 के प्रिपरेशन में तुम यूज कर सकते हो। पी ब्लॉक में अगर तुमको O2 प्रोड्यूस करना है ना, तो तुम करवा सकते हो इसकी हेल्प से। इसकी हेल्प से यू कैन प्रोड्यूस O2। क्लियर? बोलो। बट अगर तुमने सॉल्वेंट जो है इथरल सॉल्वेंट लेके रखा है, तो इथरल सॉल्वेंट में क्या होता है पहले रिएक्शन करवाओ। पहले रिएक्शन होगा, ये होगा H2Cr2O7 प्लस K2SO4। H2Cr2O7 हीट होने पे इट विल गिव CrO3 प्लस H2O। CrO3 H2O2 के साथ CrO5। इसके बाद ये इथरल सॉल्वेंट में क्या होता है, स्टेबल होता है। वाटर में ये अनस्टेबल है, बट इथरल सॉल्वेंट में काफी क्या है तुम्हारे पास, स्टेबल है। तो इसके बाद कोई भी फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, O2 प्रोड्यूस नहीं होगा। क्लियर? पक्का? तो ये रिएक्शन फिर से रहा, देखो एसिडिफाइड Cr2O7 है, एसिडिफाइड Cr2O7, ये चीज ध्यान रखना। इट इज नॉट नेसेसरी कि H2SO4 ही हो, तुमको एसिडिफाइड Cr2O7 चाहिए। इफ यू हैव एसिडिफाइड Cr2O7 H2O2 की प्रेजेंस के साथ, इट विल फॉर्म CrO5। और ये जो CrO5 है ना, ये भले ही तुम्हारे पास एक पॉइंट के बाद आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ये तुम्हारे पास हो जाता है ब्रेक। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम तुम्हारे पास ये क्या हो जाता है, ब्रेक। और ये क्या देता है, Cr2O3। तो फिर से क्या मिलेगा, Cr2SO4 होल थ्राइस। तो ये वही सेम रिएक्शन है जो भी मैंने तुमको ऊपर बताया। यस, यहाँ पे स्टेप्स नहीं लिखे हैं, डायरेक्टली CrO5 लिखा, उसके बाद उसका ब्रेकिंग कर लिया। ऊपर मैंने स्टेप्स लिख के बताया है। क्लियर बच्चे लोग?
तो CrO5 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ इसका कलर इंपॉर्टेंट है। CrO5 को तुम ऐसे इन दोनों तरीके से लिख सकते हो, एंड इसका कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द डीप ब्लू कलर होता है CrO5 का। क्या है तुम्हारे पास, डाइक्रोमेट आयंस गिव्स डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन विथ H2O। और ब्लू कलर जो तुम्हारे पास है, ब्लू कलर फेडेड अवे ग्रेजुअली ड्यू टू द डीकम्पोजिशन। तो ब्लू कलर क्या होता है तुम्हारे पास, फेडेड अवे होगा, क्योंकि तुम्हारे पास Cr2O3 मिल रहा है जो कि कौन से कलर का है, ग्रीन कलर। तो कुछ टाइम के बाद वो डिकम्पोज होने के कारण तुम्हारा जो ब्लू कलर है वो फेड होना स्टार्ट हो जाता है। बट अगर तुमको कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, बच्चे लोग देखो, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है तो तुम ये वाली रिएक्शन लिखोगे, ये वाला, तुम CrO5 को ब्रेक करवा दोगे। बट अगर उन्होंने ईथरल सॉल्वेंट लिखा है तो ईथरल सॉल्वेंट में तुम यहीं पे रुक जाओगे। अगर ईथरल सॉल्वेंट नहीं लिखा है तो तुम ये पूरा रिएक्शन देखने वाले हो। क्लियर? तो ये मैंने तुमको पूरा एक तरीके से इसका मैकेनिज्म बता दिया कि रिएक्शंस कैसे हो। आगे बढ़े। चलो ये हो गया, ये हो गया। अब सुनो, इसकी HCl के साथ काफी अच्छी रिएक्शन है, HCl के साथ काफी अच्छा रिएक्शन होगा। पहले दोनों का रिएक्शन कराओ, सॉल्ट प्लस एसिड का रिएक्शन है, तो जैसे ही सॉल्ट प्लस एसिड का रिएक्शन होगा, ये क्या है, ये है सॉल्ट, ये क्या है, एसिड। तो सॉल्ट प्लस एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले तो यहाँ से तो बन जाएगा H2Cr2O7 प्लस KCl। यस, बोलो, ये बन गया H2Cr2O7 प्लस KCl। अब यहाँ से क्या करो, वाटर निकालो, जैसे ही वाटर हटेगा तो क्या होगा, +6 में जाएगा। अब है यहाँ पर HCl। HCl इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या है, काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये क्या है, इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये करेगा +6 वाले को रिड्यूस, रिड्यूस करके उसको भेज देगा +3 में, और खुद ऑक्सीडाइज होके चला जाएगा 0 में। यहाँ पर ये किस में है, +3 में। +3 वाला क्या है, एम्फोटेरिक है। अगर +3 वाला एम्फोटेरिक है तो पहले ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ये क्या बनाएगा, CrOH होल थ्राइस बनाएगा। और ये जो CrOH होल थ्राइस बना, ये HCl के साथ कंबाइन होके क्या करेगा, CrCl3 बनाएगा। क्लियर? एक मैं तुमको एक और चीज बता दूं, ये मैं तुमको मैकेनिज्म बता तो रहा हूँ, बट अगर तुमको लगता है कि नहीं यार हमको मैकेनिज्म नहीं चाहिए, तो तुम डायरेक्ट भी याद कर सकते हो प्रोडक्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको जो कन्वीनियंट लगे वो करो। आई एम जस्ट ट्राइंग कि तुमको वो प्रोडक्ट इजीली याद हो जाए, दैट्स इट। तो KCl बना, CrCl3 बनेगा, H2O तो है ही, Cl2 बनेगा, खत्म। क्लियर? एक्शन ऑफ H2SO4, अभी ऊपर क्या करवाया था, अभी मैंने H2SO4 के साथ H2O2 के साथ रिएक्शन करवाया था। अभी मैंने ऊपर क्या करवाया था, मैंने करवाया था H2SO4 और H2O2 का साथ में रिएक्शन करवाया था। यस, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं कौन H2SO4 का रिएक्शन करवा रहा हूँ बस। बट रिएक्शन बड़ा मजेदार है, देखोगे तो तुम। तो एक तुम्हारे पास है K2Cr2O7 प्लस एक तुम्हारे पास है कॉन्क H2SO4। बोलो क्या करेंगे, क्या रिएक्शन होगा।
अरे सॉल्ट प्लस एसिड है, सॉल्ट प्लस एसिड है तो क्या रिएक्शन होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट, यस। एक तो क्या बनेगा H2Cr2O7 प्लस एक बन जाएगा K2SO4। कॉन्क H2SO4 क्या होता है? कॉन्क H2SO4 तुमने पी ब्लॉक में पढ़ा होगा, इट इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट इज ए वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो और अगर ये प्रोटोनेशन करता है, क्या हुआ? प्रोटोनेशन करेगा। प्रोटोनेशन से पहले वो वाटर हटा देगा सारा का सारा। यस सर। तो जैसे ही तुम्हारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो वाटर हटेगा, वाटर हटेगा तो बनेगा क्या? CrO3। CrO3 क्या है तुम्हारे पास? CrO3 है एसिडिक ऑक्साइड। CrO3 है एसिडिक ऑक्साइड। इसका फर्दर कुछ होगा ना? ना, क्योंकि H2SO4 के साथ ये क्या रिएक्ट करेगा? क्या क्या H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा? नहीं, क्योंकि H2SO4 तो एसिड है। तो बस खत्म। खत्म। तो ये तो खत्म हो गया। बट अगर सपोज तुमने इस रिएक्शन को हॉट कंडीशंस में करवाया, अगर तुमने इसको हीट कर दिया, हॉट कंडीशन में रिएक्शन करवाओगे तो CrO3 होगा ब्रेक। किसमें? Cr2O3 और O2 में। बट Cr2O3 O2 में ब्रेक होते ही पता चलेगा कि ये तो एम्फोटेरिक है। ये क्या है? ये तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और अगर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो क्या अब ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा? अब कर लेगा। अब ये क्या करेगा? अब ये H2SO4 के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो अगर ये अब रिएक्ट कर लेगा तो क्या बनेगा? Cr2SO4 होल थ्राइस। तो हॉट कंडीशन में कर लेगा, कोल्ड कंडीशन में नहीं करेगा। देखो सर, आपने तो यहाँ पे K2SO4 बनाया, इसने तो KHSO4 बनाया, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर तुम्हारे पास H2SO4 अगर अपने दोनों H प्लस देगा तो K2SO4 बनेगा, एक ही देगा तो KHSO4 बनेगा। वो मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि अगर मैंने कोल्ड कंडीशन में करवाया तो CrO3 मिलेगा, बट अगर मैंने इसको हीट ही कर दिया तो हीट करने से मुझे O2 भी इवॉल्व हो जाएगा। यस, O2 मिल जाएगा यहाँ से, और O2 मिलने के साथ साथ यहाँ से मेरे को Cr2SO4 होल थ्राइस, सॉरी 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 सॉरी, Cr2SO4 होल थ्राइस मिलेगा। यस। डन। अब एक और चीज सुनो, K2Cr2O7 किस में है? K2Cr2O7 है +6 में। एसिडिक मीडियम में कहाँ जाएगा? +3 में जाएगा। और वही एसिडिक मीडियम वाली रिएक्शन अभी उसने ऊपर लिखी है कि यहाँ पे क्या बनेगा? डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, अभी ऊपर O2 लिखवाया था, O2 लिखने से पहले तुम्हारे पास नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। पहले क्या बनेगा? नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा। जो ऊपर वाला रिएक्शन बता रहा हूँ, दोनों नेसेंट ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? O2। इट इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक तो चीज ये ध्यान रखना है। और तुमने ये वाला रिएक्शन देखा होगा, Cr2O7 जो है, अगर तुम उसका रिएक्शन कराओगे एसिडिक मीडियम में तो क्या करेगा? वो खुद रिड्यूस होगा, बाकी सबको ऑक्सीडाइज करेगा। इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, क्या ये पता है अपने को? अब ये क्या करता है? जो Cr2O7 होता है वो अपने को चाहिए, वो एसिडिक मीडियम खुद तो रिड्यूस होगा, रिड्यूस होके कहाँ जाएगा? +6 में था, +6 से कहाँ जाएगा? +3 में जाएगा। +6 में था, +6 से कहाँ जाएगा? वो +3 में जाएगा रिड्यूस होके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक और ध्यान में क्या रखना है अपने को, कि जैसे ही रिड्यूस हो गया, ये रिएक्शन होता है एसिडिक मीडियम में।
अपने को क्या करना है, लेट से मैंने इसकी रिएक्शन करवाई Fe के साथ, मुझे पता है कि Cr2O7 खुद तो क्या होगा, खुद तो Cr2O7 रिड्यूस होगा, Fe को करेगा ऑक्सीडाइज, खुद तो रिड्यूस होगा, Fe को करेगा ऑक्सीडाइज। अगर उसने Fe को ऑक्सीडाइज किया तो Fe को ऑक्सीडाइज करके वो क्या करेगा, उसको भेजेगा +3 में। ये +2 में था, +2 से उसने भेज दिया उसको +3, +2 में था, +2 से उसको भेज दिया +3 में। जैसे ही +3 में भेजा, अब मुझे क्या चाहिए कि जो मेरा Cr2O7 है ना, ये सिर्फ और सिर्फ Fe के साथ ही रिएक्ट करना चाहिए, तभी मैं इक्विवेलेंस पॉइंट पे ये लिख पाऊंगा N इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ इज इक्वल टू N इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O7 - यस, N इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ इज इक्वल टू N इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O7 - यस। बोलो। तो एसिडिक मीडियम के लिए मैं कभी भी मेरा Fe2+ सिर्फ और सिर्फ Cr2O7 के साथ रिएक्ट करना चाहिए, और मेरा Cr2O7 सिर्फ और सिर्फ Fe2+ के साथ रिएक्ट करना चाहिए। तो अगर तुमने मीडियम कभी भी एसिडिक लिया है ना, तो एसिडिक मीडियम के लिए तुम डाइल्यूट H2SO4 यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। HNO3 यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि HNO3 क्या है, वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो खुद क्या करेगा, अगर तुमने HNO3 लिया तो वो खुद क्या कर लेगा, वो खुद Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज कर देगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, जो Cr2O7 है वही रिएक्ट करना चाहिए, ताकि मैं उन दोनों के इक्विवेलेंट को इक्वल करके कोई भी अगर अननोन क्वांटिटी है उसको आइडेंटिफाई या उसका फाइंड आउट कर पाऊं। बट एक्चुअल में हो क्या रहा है तुम्हारे पास, अगर तुमने HNO3 ले लिया तो Fe+2 को ऑक्सीडाइज कर देगा Fe+3 में, वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। सर कौन H2SO4 ले लेते, नहीं ले सकते हो, अगेन सेम रीजन, कौन H2SO4 लोगे तो वो खुद Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज कर जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मुझे सिर्फ मीडियम को एसिडिक करना है। सर HCl ले लेते हैं, HCl खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर तुमने मीडियम के लिए HCl ले लिया ना, तो Cr2O7 अभी ऊपर रिएक्शन बताई थी, Cr2O7 HCl को खुद रिड्यूस करके Cl2 बना देगा। यस, HCl के साथ रिएक्शन करके वो खुद Cl2 बना देगा। अपने को क्या चाहिए, अपने को मीडियम को एसिडिक करना है, तो मीडियम को एसिडिक करने के लिए जो भी तुम ऐड कर रहे हो वो ना तो Cr2O7 के साथ रिएक्ट करना चाहिए, और ना ही कोई और जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसके साथ रिएक्ट करना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ क्या ले सकते हो, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 इज नॉट ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी इट नॉट ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, H2SO4 अगर कॉन्क है तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट अगर वो कॉन्क नहीं है तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। क्लियर। तो इट इज ए वेरी गुड थिंग जो तुमको अपने को ध्यान में रखना है। Fe+2 को Fe+3 में, SO2 SO3 2- को SO2 और SO3 2- को SO4 2-, ASO3 3- को ASO4 3-, HCl HBr HI को I2 सिंपली X2, X2 मतलब Cl2 Br2 एंड I2। अगर Ki है तो I2, Sn+2 में है तो Sn+4 में, H2S -2 में है तो सल्फर, NO2 +3 में है तो +3 में तो +5 में, S2O3 2- SO4 SO4 2-, H2O2, हाँ H2O2 के साथ तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, अब एक और चीज सुनो, Cr2O7 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका मतलब ये तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यस, हाँ या ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका मतलब अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज होगा। तो अब बताओ, क्या हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो सकता है क्या, वो पहले से +1 में बैठा है, तो होगा कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर ऑक्सीडाइज होगा तो -1 से ऊपर उठ के कहाँ जाएगा, 0 में जाएगा, 0 में जाएगा, इसका मतलब 0 में जाएगा, इसका मतलब वो क्या प्रोड्यूस करेगा, O2। यस, चलो पी ब्लॉक हो गया ना पूरा। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास कभी भी थायोसल्फेट, तो थायोसल्फेट S2O3 जो 2- है, S2O3, आई होप तुमको ये चीज बताई होगी, S2O3 2- है,
ये बनाता है S4O6 2-। अगर तुमने लेके रखा है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर तुमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके रखा है, ये पता है क्या तुमको? रिएक्शन बताया क्या? ये रिएक्शन पता है तुमको? डन। यस नो? क्या ये वाली रिएक्शन तुमने देखी है या नहीं देखी है? देखा है ना, मतलब वीक के साथ स्ट्रॉन्ग के साथ, फिर ठीक है। चलो यूजेस में क्या है, यूजेस एक बार देख लो बस, उतना कुछ ज्यादा है नहीं। बस ठीक है, इतना इनफ है। सबको स्ट्रक्चर पता है क्रोमेट का, ये होगा यस। CrO4 2- क्रोमेट, ये स्ट्रक्चर होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है? क्रोमियम +6 में है तो आर्गन कॉन्फ़िगरेशन है, D3s होगा, टेट्राहेड्रल होगा, d ऑर्बिटल ये पार्टिसिपेट करेंगे। यस। अच्छा, क्या इसका जो कलर होगा वो चार्ज ट्रांसफर के कारण होगा क्या? चार्ज ट्रांसफर बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स, क्योंकि ये डायामैग्नेटिक है बट स्टिल ये येलो कलर का है। डायामैग्नेटिक है बट स्टिल अगर येलो कलर का है तो इसका जो कलर होगा वो किसके कारण होगा? जब कलर लिखा ही नहीं है मैंने, अरे रे। इसका जो कलर होगा वो किसके कारण होगा तुम्हारे पास? CTLM। कलर जो भी शो करेगा वो क्यों शो करेगा? CTLM, चार्ज ट्रांसफर बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स। यस। अच्छा, उसके साथ साथ और क्या होगा? उसके साथ साथ और होगा तुम्हारे पास, क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा? क्या यहाँ पर रेजोनेंस होगा? तो क्या सारी की सारी बॉन्ड लेंथ सेम होगी? यस नो? तो इसकी स्ट्रक्चर पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये सारा जो भी इंफॉर्मेशन लिख लिया। क्या डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होगा? यस। क्या ये भी CTLM के कारण होगा? यस, ये भी CTLM के कारण होगा। चार्ज ट्रांसफर बिटवीन लिगेंड्स एंड मेटल्स। क्या यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा? हाँ होगा ना, बट ये भी जाएगा। बट क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है कि यहाँ पर ये वाली तीनों बॉन्ड लेंथ और ये वाली तीनों बॉन्ड लेंथ सेम होगी, ये वाली दोनों बॉन्ड लेंथ अलग होगी। यस। क्या ये सबको समझ में आता है? यहाँ पर भी अगर मैं पर क्रोमियम एटम देखूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, D3s, DXY YZ ZX, टेट्राहेड्रल, D0, डायामैग्नेटिक और स्टिल कलर तो CTLM। बॉन्ड लेंथ सारी सेम है ना? ना ना, 6 बॉन्ड लेंथ सेम है, 2 बॉन्ड लेंथ्स आर डिफरेंट। ये क्या हो रहा है? 2 बॉन्ड लेंथ्स आर डिफरेंट। और आई होप तुमको एक चीज ये भी समझ में आना चाहिए, अगर मैं A और B की बात करूं तो तुम्हारे पास B ज्यादा होगा इसे। यस, B में कम डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे। ये तुम ऑर्गेनिक की हेल्प से मतलब देख सकते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो जो यहाँ से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा
इसके कारण वो उतना स्टेबल नहीं होगा। तो कितना स्टेबल नहीं होगा, तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएंगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएंगे तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। यस नो, बोलो। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी क्रोमेट डाइक्रोमेट की, ये मैंने कर ली। क्रोमियम 0 में है डाइल्यूट HCl, अभी बताया था। डाइल्यूट HCl इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, खुद जाएगा। इसने क्या किया, हाँ। डाइल्यूट HCl या तो तुम्हारे पास देखो, अगर मैं Cl की बात करूं तो Cl तो -1 में है, ये +1 में है, क्रोमियम 0 में। क्रोमियम नेगेटिव तो जाएगा नहीं, क्रोमियम होगा ऑक्सीडेशन, तो क्रोमियम ऑक्सीडाइज होकर चला जाता है +2 में। अगर कोई ऑक्सीडाइज हुआ तो किसी ना किसी को रिड्यूस भी होना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे क्लोरीन रिड्यूस हो सकता है क्या? वो पहले से -1 में है, तो होगा कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ है? +1 में, +1 से कहाँ जाएगा? 0 में जाएगा। वही सेम क्रोमियम क्या है, ये मतलब रिएक्टिव मेटल की रिएक्शन है कि अगर कोई भी रिएक्टिव मेटल है, अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो H2 गैस डिस्प्लेस करेगा, सिंपल। अगेन +1, अगेन +2। बट मैंने तो बोला था तुमको क्या, क्रोमियम +2 में स्टेबल नहीं रहता। जैसे ही +2 है, एयर के कांटेक्ट में आया, एयर में क्या है? O2, O2 क्या? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फट से क्रोमियम को +2 से +3, फट से क्रोमियम को +2 से +3, अगेन फट से क्रोमियम को +2 से +3। डन। तो क्रोमियम के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन था, ज्यादा मैंने रिएक्शंस तुमको याद नहीं करवाई है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल इज लॉजिकल, पूरा का पूरा लॉजिकल है। तो अगर तुम वैसे देखोगे तो काम खत्म। डन। K2Cr27 में किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो दे कैन आस्क। K2Cr27 में किसी भी बच्चे का कुछ भी डाउट है तो दे कैन आस्क। अच्छा, तो लेट्स टेक 5 मिनट्स का ब्रेक और उसके बाद अपन आगे करते हैं, ठीक है। KMnO4 कर लेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचा, KMnO4 मोर और लेस ऐसा ही है, उसके बाद टाइम बचा तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैं बता दूंगा जो तुम आई थिंक तुमने पढ़ के रखी है। कुछ प्रॉपर्टीज जो है तुमने वहां पर पढ़ के रखा है पीरियोडिक टेबल में, तो फिर से वही चीजों को गो थ्रू करने का कोई जरूरत नहीं है, ऐड करके रखा है सो दैट तुम एक बार गो थ्रू कर लो बस। तो 110 पे वी विल स्टार्ट द KMnO4।
करें, स्टार्ट करें क्या? चलो, नाउ वी हैव द ये तो हो गया। नाउ वी हैव द KMnO4। यस, चलो KMnO4 के अंदर भी KMnO4 के अगेन पोटेशियम पर मैग्नेट है और एक पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट में जो Mn है वो किस में है? +7 में है। और यहाँ पर जो Mn है वो किस में है? +6 में है। एक में Mn +7 में, एक में Mn +6 में है। अपने को क्या चाहिए? पोटेशियम पर मैग्नेट में जो प्रिपरेशन करते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट प्रिपेयर फ्रॉम द मिनरल पायरोलिफिकेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। अपन क्या ले रहे हैं? MnO2, जहां पर Mn किसमें है? +4 में है। ये वाला भी मैं तुमको बता चुका हूँ, पायरोलुसाइड भी बता चुके हैं। Mn का अपन ने मेटलर्जी किया भी था। यस, Mn का मेटलर्जी अपन ने किया भी था, तो उसमें मैंने एल्यूमिनियम के साथ उसको पहले MnCO4 में कन्वर्ट किया था, उसके बाद फर्दर Mn में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे अपने को क्या करना है? अपने को देखो Mn +4 में है, तो +4 से मुझे ऑक्सीडाइज करके +6 और +7 में भेजना है। तो तुम एक काम या करोगे, तुमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है, तुम O2 ले लो। O2 को बेसिक मीडियम में ले लोगे तो जैसे क्या होगा? MnO2 अगर +4 में है, +4 में है, तो ये उसको ऑक्सीडाइज कर देगा +6 और +6 में। O2 उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। O2 ले सकते हो, KNO3 ले सकते हो, या फिर KClO3 भी ले सकते हो। तो KNO3 लोगे तो वही सेम रिएक्शन, यहाँ पर Mn +5 में है, यहाँ सॉरी Mn +4 में है, नाइट्रोजन +5 में है, Mn +4 में है, क्लोरीन +5 में है। तो ये क्या करेगा? ये करेगा Mn को ऑक्सीडाइज करके भेज देगा +6 में। तो K2MnO4 बन जाएगा और खुद चला जाएगा +3 में। प्लस बैलेंस करने के लिए वाटर वाटर तो है ही। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये चला गया +6 में, ये चला गया +3 में, सॉरी, KNO2। सेम रिएक्शन MnO2 का इसके साथ भी। अगेन +4 में था, +4 से गया वो +6 में, +6 से, और KClO3 था, खुद चला जाएगा तुम्हारे पास KClO2 +H2O। +5 में था, +5 से चला गया +3। अगेन इसमें कुछ ज्यादा KOH की जगह, मैंने को पहले भी बोला है, तुम NaOH की जगह Na2CO3 भी ले सकते हो, KOH की जगह K2CO3 भी ले सकते हो। यस, Na2CO3 कार्बोनेट आर द गुड बेस, बताया था मैंने एस ब्लॉक में। कार्बोनेट को अगर तुमने हीट करके रखा तो दे आर द गुड बेस। तो KOH है तो ये वाटर का K2CO3 है, KOH है तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड मिलेगा, K2CO3 है तो कार्बन का ऑक्साइड मिलेगा। पता, K2CO3 है तो कार्बन का ऑक्साइड मिलेगा। तो ये रिएक्शन हो गया। अब क्या करना है? अब +6 में चला गया है, क्या हो गया? +6 में चला गया, मुझे भेजना है इसको +7 में। +6 वाले को कहाँ भेजना है? मुझे +7 में। तो मुझे किस में कन्वर्ट करना है? KMnO4 में। तो मुझे और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो और अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए या तो तुम O3 ले सकते हो, या फिर तुम ले सकते हो Cl2। Cl2 एंड O3 आर द वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो इसको +6 से +7 में भेज देंगे, जो कि ये रिएक्शन है। एक चीज अगर तुमने नोटिस की होगी ना, मैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में कभी भी कुछ भी कमेंट नहीं करता। अगर तुमने एक चीज नोटिस किया होगा, मैं रेडॉक्स रिएक्शन में कुछ भी कमेंट नहीं करता, मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि कहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा, कहाँ पे नहीं होगा, दैट्स इट। रेडॉक्स का प्रेडिक्शन करना उतना इजी नहीं होता है, वो डिपेंड करता है उनकी इनॉट की वैल्यूज पे, क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइज होगा, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, बट उसके अलावा जितने भी है तुम उसको इस तरीके से कर सकते हो। डन? तो ये वाला पार्ट डन सबको? चलो, तो ये तुम्हारे पास हो गया K2MnO4 का Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो KCl बनेगा और KMnO4 बनेगा। +6 से +7, वही सेम O3 का भी +6 से +7 खत्म, और खुद Cl2 KCl में चला जाएगा और ये O2 में चला जाएगा। KMnO4 जो है एसिडिक मीडियम में और वाटर में इतना स्टेबल नहीं होता। K2MnO4
प्लस H2O, ये बनाता है KMnO4, ये यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है और बन क्या रहा है KOH। तुम एक काम ये करो, तुम इसके अंदर एसिडिक मीडियम डाल दो। ये वाटर में एसिडिक मीडियम में क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। अगर तुमने एसिडिक मीडियम डाल दिया तो जैसे जैसे तुमने CO2 डाल दिया, तो क्या CO2 जो है अगर तुम डालोगे तो क्या ये इसके साथ रिएक्शन करके K2CO3 बनाएगा? वही सेम चीज, पहले वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ, ऑक्साइड का H2CO3 बनाओ, और ये H2CO3 अब KOH के साथ रिएक्ट करके K2CO3 बना देगा। यस, इससे हो क्या रहा है, इससे कुछ भी नहीं हो रहा, इससे तुम्हारे पास KOH की कंसंट्रेशन हो रही है कम। अगर KOH का कंसंट्रेशन कम होगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड? रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड। तो यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, जैसे ही तुमने एसिडिक मीडियम, तो तुम जैसे ही तुमने एसिडिक मीडियम डाला, OH माइनस की कंसंट्रेशन कम होगी, रिएक्शन कहाँ भागेगा, फॉरवर्ड। जैसे ही रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, जो अपने को चाहिए था वो अपने को मिल जाएगा। अपने को KMnO4 ही तो चाहिए था, अपने को चाहिए था KMnO4, तो KMnO4 अपने को मिल गया है। यस, यस, नो, खत्म। बस यही चीज है। तो इसका मतलब KMnO4 को, सॉरी K2MnO4 को K2MnO4 को KMnO4 में कन्वर्ट करने के तीन, या फिर कोई भी एसिडिक मीडियम डाल दो। एसिडिक मीडियम कुछ भी डालोगे तो चलेगा, यस कुछ भी डालोगे तो चलेगा। पर सर यहाँ पे तो CO2 डाला है, CO2 के साथ साथ तुम कुछ भी H प्लस डालो। जैसे H प्लस डालोगे तुम्हारे पास एक तो क्या मिल जाएगा, तुम्हारे पास एक तो मिल जाएगा, एक तो यहाँ पर हो जाएगा K2CO3 मिल जाएगा। अगर तुमने CO2 डाला है तो K2CO3 मिल जाएगा, प्लस एक तुमको मिल जाएगा KMnO4 जो कि पर्पल कलर का है, और एक तुमको मिल जाएगा MnO2 जो कि डार्क ब्राउन है। इसका मतलब K2MnO4 में इसका कुछ Mn जो है वो MnO2 में भी जा रहा है, ये सुनना। K2MnO4 में जब मैं ये रिएक्शन करवा रहा हूं तो कुछ पार्ट MnO2 में भी जा रहा है, बट अपने को चाहिए क्या, अपने को तो KMnO4 चाहिए था। तो यहाँ पर इसीलिए लोग ये वाली रिएक्शन प्रेफर नहीं करते हैं, इसीलिए लोग क्या करते हैं, इस वाली रिएक्शन को प्रेफर नहीं करते हैं, इस वाली रिएक्शन को इसीलिए प्रेफर नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अनवांटेड MnO2 मिल रहा है, मेरे को चाहिए ही नहीं, मुझे KMnO4 चाहिए, तो ये अनवांटेड MnO2 मिल रहा है। ऊपर वाले रिएक्शन में देखो नहीं मिल रहा, यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर अनवांटेड MnO2 इज नॉट प्रेजेंट। यस, खत्म, खत्म। अब तुम एक चीज बताओ, अगर KMnO4 है, ये वाली रिएक्शन देखो ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ये वाली रिएक्शन है, अगर मीडियम एसिडिक होगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड। अगर मीडियम एसिडिक होगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड। रिएक्शन अगर एसिडिक होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड। एसिडिक मीडियम में क्या होगा, वो OH को कंज्यूम करेगा। ओके श्रव्या, ओके तन्मय, ओके मिताली, गुड, ओके शिवानी। तो जैसे ही तुमने मीडियम को एसिडिक किया, ये OH को करेगा कंज्यूम, वो OH को करेगा कंज्यूम, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। और अगर तुमने मीडियम को बेसिक किया, मीडियम को बेसिक करोगे तो OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ है, pH लेस देन 7 ग्रेटर देन 7 है। यस, ये रहा। तो अगर pH लेस देन 7 है तो बनेगा ये, अगर pH ग्रेटर देन 7 है तो ये बनेगा ये। यस, यस, नो, ओके, डन, हो गया। क्लियर। एक और मेथड है, तुम क्या करो, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइसिस कर लो।
तुम क्या कर लो, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर लो। क्या करना है अपने को, तो क्या करना है अपने को, तो Mn+6 में है, +6 को +7 में भेजना है। अपने को करना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, कैथोड पे, सॉरी ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, एनोड पे। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करके तुम एनोड पे रिएक्शन करवा लो तो ये +6 से कन्वर्ट हो जाएगा +7 में। ये ग्रीन कलर का होता है और ये पर्पल कलर का होता है। ऊपर जो डाइक्रोमेट था वो ऑरेंज कलर का था, तो जो दूसरा वाला था वो क्या था तुम्हारे पास, वो तुम्हारे पास था येलो कलर का। ये ग्रीन है और ये पर्पल है। और कैथोड पे किसका रिएक्शन करवा सकते हो, कैथोड पे नॉर्मल वाटर का रिएक्शन करवा लो। आई होप सबको ये चीज समझ में आना चाहिए कि बच्चे लोग ये रिएक्शन होगा, ये सुनो। फर्क नहीं पड़ता बट स्टिल थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। कलर मेल्टिंग पॉइंट ठीक है, किसकी कलर की बात चल रही है यहाँ पर, यहाँ पर कलर की बात चल रही है। मैं KMnO4 की बात कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट KMnO4, पर्पल कलर। पर्पल, डार्क वायलेट, जो भी तुमको सही लगे वो। मॉडरेटली सॉल्युबल है, K2Cr2O7 के जैसा सेम, हॉट वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है। हीट करने पे वो भी O2 प्रोड्यूस कर रहा था, ये भी O2 प्रोड्यूस करेगा। हीट करने पे वो भी O2 प्रोड्यूस कर रहा था और ये भी O2 प्रोड्यूस करेगा। +7 वाला कहाँ जाएगा, +6 में जाएगा और +4 में जाएगा। क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है क्या, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, यस नो, ना ना। ये चीज ध्यान रखना, लोग गलती कर देते हैं। ये जेई में आ चुका है, क्या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ना ना, कहाँ डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होना चाहिए और एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ पर Mn जो है +7 से +6 भी जा रहा है और +4 भी जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। डन। उसके साथ साथ यहाँ पर Mn किस में है, +7 में है, ये किस में है, 0 में है। तो ये क्या है, ये है अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो +7 से +2 में जाएगा, प्लस Mn जो तुम्हारे पास उसको भेज देता है +2 में। डन। चलो अगर एक्शन ऑफ एल्कली, अगर तुमने बेसिक मीडियम में, हाँ एक चीज बता देता हूँ, ये तुमने देखा होगा कि अगर बेसिक मीडियम की अगर मैं बात करूं तो एसिडिक मीडियम में Mn जाता है +2, Mn रिड्यूस होके जाता है +2 में। अगर न्यूट्रल और बेसिक मीडियम है तो Mn जाता है +4 में। और अगर तुम्हारे पास स्ट्रांगली बेसिक मीडियम है तो Mn जाएगा +6 में। क्या ये वॉल्यूमेट्रिक में अपन ने पढ़ा है क्या, हाँ है ना। यहाँ पे फिर तुमने इसका एन फैक्टर भी निकाला होगा। यहाँ पर एन फैक्टर कितना होता है, एन फैक्टर होता है 5। यहाँ पे एन फैक्टर कितना होता है, यहाँ पर एन फैक्टर होता है 3। यहाँ पर एन फैक्टर कितना होता है, यहाँ पर एन फैक्टर होता है 1। ये एन फैक्टर किसके हैं, ये तीनों के तीनों एन फैक्टर किसके हैं, MnO4- के। याद है, ये किया है ना अपन ने वॉल्यूमेट्रिक में, मतलब तुम लोगों ने, हाँ है ना। तो अगर तुमने मीडियम को बेसिक रखा, KOH, KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि वो तुमको मेंशन करेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेसिक है, ये तुमको आइडिया लगाना है कि KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम है, तो +7 से कहाँ जाएगा, वो +6 में जाना पड़ेगा। कौन होगा, और कोई नहीं हो सकता, ऑक्सीजन ही हो सकता है, क्योंकि पोटेशियम पहले से +1 में, हाइड्रोजन भी +1 में। तो ऑक्सीडेशन सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, ऑक्सीजन का, कहाँ जाएगा वो।
डन, बोलो बोलो। ठीक है, करवाओ रिएक्शन। करवाएंगे तो एक, अरे रिएक्शन करवाएंगे तो एक तो बनेगा K2SO4। K2SO4 भी लिख सकते हो, KHSO4 भी लिख सकते हो, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डिपेंड्स कि H2SO4 कितने H प्लस दे रहा है, दैट्स इट, प्लस HMnO4। बट कॉन्क H2SO4 इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कॉन्क H2SO4 इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या करेगा, वाटर हटा देगा। क्या यहाँ से मैं वाटर हटा सकता हूँ क्या अभी? क्या अभी मैं यहाँ से वाटर हटा सकता हूँ? बोलो। तो 2 से मल्टीप्लाई करके फिर वाटर हटा दूं क्या? मैं काम क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, और यहाँ से हटा देता हूँ वाटर। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आएगा H2Mn2O8, यहाँ से हटा देंगे वाटर। जैसे ही वाटर हटाएंगे तुम्हारे पास बन जाएगा Mn2O7। तो बस खत्म। तो फाइनली क्या बन जाएगा, एक तो मिल जाएगा मेरे पास Mn2O7 प्लस एक अपने पास मिल जाएगा K2SO। मैंने यहाँ पे हीटिंग वीटिंग नहीं करके रखा, हीटिंग करके रखोगे तो Mn2O7 फर्दर ब्रेक होगा। हीटिंग करोगे तो Mn2O7 फर्दर ब्रेक होगा अगर तुमने यहाँ पर हीटिंग कर दिया होगा। एक मिनट ना, हीट कर दिया लेट्स से, तो हीटिंग में फिर चीजें डिफरेंट हो जाएगी यार। जैसे हीट करोगे तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा MnO2 बन जाएगा और O2 बन जाएगा। ये तुमने O2 के प्रिपरेशन में रिएक्शन देखा होगा, माइट भी देखा है क्या ये वाला रिएक्शन O2 के प्रिपरेशन में? डन। अबे अभी तो स्टार्ट हुआ है क्या, इसको कितने लेक्चर लगेंगे? आज फर्स्ट लेक्चर है DNF ब्लॉक का, सार्थक। आज फर्स्ट लेक्चर है, कल एक और लेक्चर है, कल खत्म हो जाएगा। कल तुम्हारा चैप्टर जो भी तुम्हारा सिलेबस जो मुझे करवाना था वो फिनिश हो जाएगा। और कुछ बचा थोड़ी है तुम्हारा सिलेबस। बोलो। पी ब्लॉक हो गया है, सॉल्ट है नहीं, DNF करवा दिया, एस ब्लॉक करवा दिया है, मेटलर्जी हो गया है। और कोई ट्रैक थोड़ी चल रहा है तुम्हारा भी। क्या और कोई ट्रैक चल रहा है क्या? फिर ठीक है, तो मतलब ठीक है, कल तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। KMnO4 क्या है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 क्या है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में नेसेंट ऑक्सीजन क्रिएट करता है। ये क्या करता है, तुमको नेसेंट ऑक्सीजन देगा। तो ये मैं तुमको बता चुका हूँ, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एसिडिक न्यूट्रल में MnO2 मिलेगा, और बेसिक मीडियम में, अच्छा न्यूट्रल ही दिया है इसने और दिया ही नहीं दूसरा, इसने स्ट्रांगली बेसिक नहीं दिया है, बट ठीक है, स्ट्रांगली बेसिक का मैं तुमको बता चुका हूँ। स्ट्रांगली बेसिक में क्या होगा, तुम्हारे पास बनेगा K2MnO4 प्लस 6। डन। एसिडिक मीडियम के लिए H2SO4 यूज कर सकते हो। पहले मैं एसिडिक मीडियम वाली रिएक्शंस लिख रहा हूँ। फर्स्टली आई एम गोइंग टू राइट डाउन द एसिडिक मीडियम वाला जितना भी रिएक्शंस है वो। तो एसिडिक मीडियम में डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हो, HNO3
कॉन्क H2SO4 HCl नहीं ले सकते हो, सेम रीजन जो K2Cr2O7 में बताया था, ठीक है, सेम रीजन जो K2Cr2O7 के अंदर डिस्कस किया था, यस नो। चलो Fe+2 को भेज देगा कहां पर, +2 को भेज देगा +3, SO2 को SO4 2 माइनस में, AS3O4+3 को +5 में, ASO3 तो ASO4 3 माइनस में, X माइनस को X2 में, I माइनस को I2 में, Sn+2 को Sn+4 में, H2S को सल्फर में, NO2 माइनस को NO3 माइनस में, S2O3 को SO4 2 माइनस में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेम अभी ऊपर जो बताया था, H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट है तो O2 में, ऑक्सिलेट कार्बन +3 में है तो कार्बन को +4 में। डन। ये सारा वॉल्यूमेट्रिक में तुमने टाइट्रेशन करवाया इन सब का, ये सारी रिएक्शन वॉल्यूमेट्रिक में देख चुके हो तुम, यस नो। पक्का। चलो एल्कलाइनिक मीडियम में क्या होगा, अगर उसने सिर्फ एल्कलाइनिक मीडियम लिखा है, स्ट्रांगली नहीं लिखा है, तो मैं MnO2 बनाऊंगा। अगर उसने स्ट्रांगली एल्कलाइनिक मीडियम लिखा है तो फिर अपन दूसरा काम करेंगे, तो फिर मैं K2MnO4 बनाऊंगा। अगर उसने एल्कलाइनिक मीडियम लिखा है तो मैं इसको भेज दूंगा +4 में, +7 से वो गया +4 में, I माइनस को IO3 माइनस में, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पता होना चाहिए। H2S को सल्फर में, Mn+2 को देखो खुद +7 में है, ये +2 में है, तो ये उसको ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, दोनों कहाँ जाएंगे MnO2 में, दोनों कहाँ जाएंगे तुम्हारे पास MnO2 में। अगेन H2O3 2 माइनस SO4 2 माइनस में, एमोनिया है तो N2 बनाएगा, हाइड्रोजन है N2 बनाएगा। एक और चीज सुन, एक और चीज बताता हूँ, अगर अगर कभी भी नॉन मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर से उठेगा ना, अगर कभी भी नॉन मेटल अगर ऑक्सीडाइज होगा तो वो 0 में जाएगा। मोस्ट ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन में अगर कोई भी नॉन मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर में है तो वो ऑलवेज ऑक्सीडाइज होकर 0 में जाता है। बहुत रेयर केसेस हैं कि वो हायर ऑक्सीडेशन नंबर में जाए। तो नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल किस में था, -3 में, -3 से कहाँ गया 0 में। यहाँ पर सल्फर भी देख सकते हो, कहाँ था -2 में, -2 से कहाँ गया 0। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +7, कलर कैसा है, पर्पल। क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा, तो सारी बॉन्ड लेंथ सेम होगी, सारी बॉन्ड लेंथ सेम होगी। क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हाँ है। क्या ये D3S है, हाँ D3S है। क्या टेट्राहेड्रल होगा, हाँ है। DXY/DY या DZX है, यस है। कलर क्यों शो करेगा, कलर क्यों शो करेगा, कलर शो करेगा ड्यू टू CTLM। क्या है, डायमैग्नेटिक है, हाँ है। क्या है, सब कुछ क्लियर। वही यहाँ पर क्या है, मैग्नेट, मैग्नेट में क्या है, ये +6 में है, यस +6 में है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्या यहाँ पे D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा, यस। इसका भी D3S होगा, यस, क्योंकि D3 d ऑर्बिटल एम्प्टी पड़े हैं अपने पास, तो इसका भी क्या होगा D3S, d ऑर्बिटल्स ये, और D1 है। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ग्रीन। बट अब ये ग्रीन कलर क्यों शो करेगा, क्या यहाँ पर DD ट्रांजिशन पॉसिबल है क्या, क्या यहाँ पे DD ट्रांजिशन हो रहा है, क्या यहाँ पर DD ट्रांजिशन हो रहा है क्या।
यस नो? बोलो। बोलो क्या ट्रांजिशन हो रहा है? यस नो? हेलो? ओके चलो ठीक है। तो इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारे पास डी ट्रांजिशन होगा, सारी की सारी बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी क्योंकि रेजोनेंस होगा। पैरामैग्नेटिक है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, म्यू इज इक्वल टू √3 होगा। क्लियर यहाँ तक? okay. बात करते हैं यूजेस पे। यूजेस में अगेन फर्स्ट थिंग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसको एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड, आई होप तुमको प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड बताया होगा, तो उसको एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज नहीं करते हैं क्योंकि प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। ड्राई सेल में अपन इसका यूज करते हैं KMnO4 का, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने। और वाउंड्स जो भी होते हैं उसको अगर तुमको वॉश करना है तो उसके लिए भी तुम KMnO4 का यूज कर सकते हो। तो दो ही कंपाउंड तुम्हारे सिलेबस में थे, तो पहले अपन ने कंपाउंड के जितनी भी रिएक्शंस थी वो सारी देख ली है। नाउ जो रिमेनिंग टाइम है उसमें वी विल सी द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मैं इसलिए बाद में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये तुम पीरियोडिक टेबल में थोड़ा बहुत देख चुके हो, तो जो पीरियोडिक टेबल में तुमने देख लिया है तो वो मैं एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। द एलिमेंट्स लाइंग बिटवीन द S and P block element in periodic table is known as a transition या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। The properties are transition between the highly electropositive S block element to the least electropositive P block element. In D block element, the last differentiating electron is accommodated in the penultimate shell. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पेनल्टीमेट शेल में D इलेक्ट्रॉन आएगा। जिंक कैडमियम और Hg को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करते हैं। यस, ये बताया सर ने। क्या पीरियोडिक टेबल में ये चीज पता है तुमको, जिंक कैडमियम Hg आर नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट। वो डी ब्लॉक एलिमेंट है बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनके पास रीजन नहीं बताया क्या तुमको, एक्सेप्शन नहीं है वो। ट्रांजिशन एलिमेंट का होता है पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन न्यूट्रल स्टेट और एनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए, या तो न्यूट्रल स्टेट में या फिर किसी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक के अंदर क्या होता है, इफ आई टॉक अबाउट जिंक, तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d10 4s2, और जिंक सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है +2। तो अगर +2 की बात करूंगा तो क्या होगा, आर्गन 3d10। तो जिंक का ना तो खुद के न्यूट्रल स्टेट में और ना ही किसी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इसीलिए जिंक क्या है तुम्हारे पास, इट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो लोगों का डाउट आता है फिर तो कॉपर भी नहीं होना चाहिए। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉपर है आर्गन 3d10 4s1। तो कॉपर के न्यूट्रल स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉपर अगर कॉपर +2 भी शो करता है,
और कॉपर +2 भी अगर शो करेगा, +2 में वो एक्वस मीडियम में +2 में ज्यादा स्टेबल होता है। इसका रीजनिंग में बताऊंगा तुमको, अभी प्रॉपर्टीज है मोस्टली कल। तो कॉपर +2 में ज्यादा स्टेबल होता है एक्वस मीडियम में, तो अगर +2 करूंगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d9। तो 3d9 इसका खुद के न्यूट्रल स्टेट में तो वो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, बट इसके स्टेबल +2 में क्या है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो या तो उसके न्यूट्रल स्टेट में या फिर उसके किसी स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट के अंदर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। इसलिए मैं इसको क्या अज्यूम कर रहा हूँ, इसलिए ये क्या है, ट्रांजिशन, इसलिए कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक कैडमियम Hg को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं 3D 4D और 5D के अंदर, वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? देखो बच्चे लोग, ये 3D और ये 4s, यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है। क्या क्रोमियम एक एक्सेप्शन है? यस। क्या कॉपर एक एक्सेप्शन है? यस। तो ये 3D, इसको क्या बोलते हैं, 3D5, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज 3D5 4s1, 3D10 4s1। यस। वैसे देखो यहाँ पर क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 4D1 5s2, 4D2 5s2, 4D4 5s1, 4D5 5s1। तो जो मैंने बोल्ड में लिख के रखा है ना, वो एक्चुअल में जो उसका एक्चुअल आना चाहिए था वो नहीं आके वो एक्सपेरिमेंटली डिफरेंट आता है। मैं रोडियम, पैलेडियम और एजी का तुमको बता चुका हूँ किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। यस। बट सर ये तो बहुत रैंडम है। यस, ये बहुत रैंडम है। इसमें एक और चीज नोटिस करो, इसको याद करने का तरीका क्या, देखो 4D1 4D2 सीधा 4D4, 4D3 है ही नहीं, फिर 4D5 4D5, 4D6 है ही नहीं, सीधा 7, फिर 8, फिर 9 है ही नहीं। तो याद करने का ट्रिक क्या है कि यहाँ पर D3 D4 D6, जहां पर भी D3 आ रहा है, D6 आ रहा है, D9 आ रहा है। तो 4D ब्लॉक एलिमेंट में कहीं पर भी D3 D6 और D9 नहीं है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में दो ही जगह पे तुम्हारे पास एक्सेप्शन है, फर्स्ट वन प्लेटिनम एंड गोल्ड। एनसीईआरटी में गलत लिख के रखा है तो उसको करेक्ट कर लेना, उन्होंने टंगस्टन भी दे के रखा है, बट टंगस्टन नहीं होता। यहाँ पर D8 होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए, तो बट D9 और ये 1 हो गया। ये सारे मतलब ये वाले कॉन्फ़िगरेशन तो मैं तुमको, देखो क्रोमियम कॉपर तुमको पहले से पता है, रोडियम वाला पार्ट से लेके मैं ये तुमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बता चुका हूँ। बच्चे ये 3 ही हैं जो तुमको याद करने हैं। कर लोगे? चलो, उसके बाद इसने क्या देकर रखा, क्रोमियम कॉपर में एक्सेप्शन क्यों है, क्रोमियम इंस्टीड ऑफ दिस ये है, कॉपर भी इंस्टीड ऑफ दिस ये है, तो इन सब का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आ रहा है। उसको तुम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ द हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाकी सब में ऐसा क्यों आ रहा है सर, रैंडम क्यों आ रहा है? दो टर्म्स होती है जो अपने सिलेबस में नहीं है, मीन्स के सिलेबस में, एक होता है एक्सचेंज एनर्जी और एक होता है न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन। तो दीज आर द टू रीजंस जिसके कारण तुमको अगर रीजनिंग पूछे कि ऐसा इरेगुलरिटी नियोबियम में ऐसा क्यों आ रहा है, नियोबियम में तो 3 आ सकता था, 4 क्यों आ रहा है, 4 से वो हाफ फील्ड भी नहीं हो रहा। तो तुम बोल सकते हो कि वहां उसका रीजन क्या होगा। अगर तुमको ऑप्शन में देखिए एक्सचेंज एनर्जी फोर्सेस, तो वो ऑप्शन टिक कर सकते हो।
डी ब्लॉक अगर कोई भी एक ग्रुप से जो भी डी ब्लॉक बिलोंग करते हैं ना, द प्रॉपर्टीज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट ऑफ एनी गिवन पीरियड आर नॉट सो मच डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। वो एक दूसरे से इतना डिफर नहीं करते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। एक ही पीरियड में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज ज्यादा डिफर नहीं करती, ऑलमोस्ट सेम होती है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा, यस नो? तो all the d block elements are metals as the number of the electron in the outermost shells are the 1 or 2। वो सारे के सारे क्या होंगे? हार्ड होंगे। मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा तो हार्ड होंगे, मेलेबल होंगे, डक्टाइल होगा, एक्सेप्ट Hg। कॉपर Ag are the more ductile and the soft। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो they are the good conductor of heat and electricity। ऑर्डर भी देके रखा है तुमको, जो अपना इलेक्ट्रॉन जितना इजीली रिलीज कर देंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा। कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होता है और मेटेलिक बॉन्डिंग भी होता है। एक चीज ध्यान रखना, Hg कभी भी +1 में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है। Hg हमेशा जो है वो हमेशा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। Hg दूसरे Hg के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है लिक्विड स्टेट के अंदर। तो अगर Hg कभी भी +1 में एग्जिस्ट करेगा तो ऐसे एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट, the presence of the partially filled d orbitals favor the covalent bonding and metallic bonding। These bondings are favorable due to the possession of the one of two electron in the outermost energy shell। क्या जिंक, कैडमियम और Hg में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है? क्या जिंक, कैडमियम, Hg में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है? यस नो? यस। तो अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? जिंक, कैडमियम, Hg में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। इसीलिए वो क्या है? लो वॉलेटाइल है। इसीलिए सारे के सारे क्या है तुम्हारे पास? लो वॉलेटाइल। ये कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट की तुम्हारे पास है मेटेलिक लैटिस स्ट्रक्चर। एक दो बार इस पे क्वेश्चंस आ गए हैं, तो एक चीज ध्यान रखना। बच्चे लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका ना, इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो इसका क्या होगा तुम्हारे पास? मेटेलिक बॉन्डिंग कम होगा। मेटेलिक बॉन्डिंग कम है तो मेल्ट करना, बॉइल करना ज्यादा इजियर होगा ना बच्चे? यस। मैंने रीजनिंग लिख के रखा है बच्चे लोग, देखो साइज पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हो, सारा रीजनिंग तुमको यहाँ मिल जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी भी पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हो, सारा रीजनिंग यहाँ पे लिखा है। वही लेंथेनाइड, कॉन्ट्रैक्शन, वॉन्ट्रैक्शन सब कुछ यहाँ पर मेंशन है, तो एक बार गो थ्रू कर लेना। जो भी मोर और लेस सेम इन्फॉर्मेशन होगी, नहीं तुमको समझ में आया कोई पॉइंट तो कल लेक्चर उसमें से तुम पॉइंट पूछ लेना स्टार्टिंग में। बट फिर से रिपीट करने का मतलब नहीं है, तुम्हारा जस्ट एक साथ रहे इसके लिए मैंने वो चीज यहाँ पर ऐड कर दी है। आज के क्लास का लास्ट जो है वो है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है तुम्हारे पास? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी ध्यान रखना, हाईएस्ट डेंसिटी होता है तुम्हारे पास इरिडियम का, और इरिडियम के बाद तुम्हारे पास सेकंड हाईएस्ट होता है ऑस्मियम का। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा? रेडियस डिक्रीज होगा। यस, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रेडियस डिक्रीज होगा, साइज अगर डिक्रीज होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा। ये सुन, इन ऑल द ग्रुप्स देयर इज ए नॉर्मल इंक्रीज इन डेंसिटी फ्रॉम 3D से 4D में बढ़ेगा, और 4D से 5D में भी जस्ट डबल बढ़ेगा।
4D से 5D में, क्योंकि 5D में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो डेंसिटी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, डबल बढ़ जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या तुमको एक चीज ये पता है, अगर मैं साइज की बात करूं, रेडियस अगर कॉपर और रेडियस जिंक में से जिंक का रेडियस ज्यादा होता है, यस, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? कॉपर का ज्यादा होगा, यस। तो यहाँ पर तुम अगर डी ब्लॉक में देखोगे, जनरली तुम मास से देख सकते हो, वॉल्यूम उतना डेमोनेटिव फैक्टर नहीं होता, तो मास से भी देख सकते हो। मास क्या हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट राइट जाने पे मास बढ़ रहा है, तो डेंसिटी भी बढ़ रहा है। तो कॉपर तक डेंसिटी क्या हो रहा है, मास तुम्हारे पास इंक्रीज हुआ, तो डेंसिटी भी क्या हुआ, तुम्हारे पास इंक्रीज हुआ। बट यहाँ पर तुम्हारा साइज डोमिनेट कर रहा है। तो अगर हाईएस्ट, अगर मैं बात करूँ 3D में, 3D सीरीज में अगर मैं हाईएस्ट डेंसिटी की बात करूँ तो जिंक नहीं है, वो कॉपर है। और उसके बाद लोवेस्ट की बात करूँ तो वो तो स्कैंडियम होगा, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो कभी कभी मास डोमिनेट करता है, कभी कभी साइज डोमिनेट करता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेंसिटी के ऑर्डर है वो पता होने चाहिए। ये तो ठीक है, ये तो क्लियर ही है। गोल्ड का डेंसिटी कॉपर से ज्यादा, तो ये सब कुछ रैंडम ऑर्डर्स हैं, सारे एक ही पीरियड से और एक ही ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहे, बट ये लोग बहुत बार पूछते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए बस ये। तो ये अब तुमको प्रॉपर्टीज ही पढ़ानी, 6-7 प्रॉपर्टीज है, तो मोस्टली ये कल लेक्चर खत्म हो जाएगा। बट इसका इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, K2CR2O7 KMnO4 काफी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने वो आज जल्दी फिनिश कर दिया। प्रॉपर्टीज में ज्यादा कुछ है नहीं, तो कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क, नहीं है तो कल मिलते हैं। डन। ओके आशुतोष, बाय। ओके बाय बाय जय, आशुतोष, चलो बाय। ओके रिद्धेश, बाय।